जय हिंद दोस्तों, आइए हमारे जीके जीएस के चैनल में आपका स्वागत है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस का डिस्कशन देंगे जी। जहाँ पे याद रखना है कि एक क्वेश्चन पे आपको अनेकों क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यानी खास तौर से यहाँ पे रिकॉल होने वाला है, जो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम्स में आते ही रहते हैं। अगर आप मेरे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन के ऊपर डायरेक्ट आते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि हम लोग का क्या है कि कामागाटा मारू एक जहाज़ था जो कि कनाडा की यात्रा पे निकला हुआ एक नौसैनिक जहाज़। याद रखना है कि यह एक नेवी का जहाज था और यह निकला हुआ था। और कब निकला हुआ था, तो याद रखना है कि 1914 ईस्वी में। और यह कहाँ से, एक बाबा गुरुदत्त सिंह थे, उन्होंने जापान से, कहाँ से उन्होंने, तो याद रखना है कि जापान से उन्होंने खरीदे हुए थे। और यही जहाज कामागाटा मारू, जो कि उसका नाम था, इस जहाज का नाम था ये कामागाटा मारू। और ये नौसैनिक जहाज जो कि निकल गया कनाडा की यात्रा पर। और कनाडा में हुआ क्या था कि बाबा गुरुदत्त सिंह जब इसको यात्री या साथ ही साथ उसमें जो क्रांतिकारी व्यक्ति थे उनको लेकर के यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से याद रखना है कि भारत से लेकर के वो जा रहे थे यहाँ उत्तरी अमेरिका जो पड़ता है, तो ये यहाँ पे कनाडा वाला क्षेत्र में। तो यहाँ पे जाने के क्रम में हालांकि कनाडा सरकार ने यहाँ पे क्या हुआ कि अचानक रोक लगा दिया, किसके, क्योंकि अंग्रेजों के दबाव में आकर उसने रोक लगा दिया था। और यही रोक लगाने के पश्चात में क्या हुआ था, वो वापस यहाँ से लौट रहे थे लोग भारत के तरफ में। तो यहाँ भारत में आने के पश्चिमी तट, यहाँ पे खासतौर से कोलकाता वाला क्षेत्र पर क्या हुआ कि यहाँ पे अंग्रेज पहले से भी अपने लगाया था। हालांकि इसको रोक क्यों लगा दिया गया था, इसलिए क्योंकि कनाडा से क्या हुआ था, गोली बारूद वगैरह क्रांतिकारी को सस्ता मिल जाता था, आसानी से मिल जाता था, इसीलिए वहाँ से लोग लाते थे खरीद कर भारत में। तो यहाँ पे कलकत्ता पे पहुंचा, जहाँ बजबज नामक स्थान पे क्या हुआ था, काफ़ी ज़्यादा गोलीबारी वगैरह चला उसमें। मतलब क्रांतिकारी के साथ साथ क्या हुआ कि आम व्यक्ति भी उसमें मारे गए थे। यही याद रखना है कि कामागाटा मारू क्या है, एक तरह का जहाज है। जहाज में कौन सा है, तो नेवी का जहाज है। और किसने लिया था, तो बाबा गुरुदत्त सिंह ने लिए थे। और कब लिए थे, तो 1914 में यह घटना घटी हुई थी। यह सबसे बड़ा फेमस एक तरह का ही घटना में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये करा है कि सभी जैविक मिश्रणों का आवश्यक घटक कौन सा होता है, तो कार्बन ही होता है। और यह कार्बन नहीं, मतलब एक ऐसा है जो कि कार्बनिक जब यौगिक करते यानी कि कार्बन और प्लस हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में मिलकर एक कार्बनिक यौगिक का निर्माण करता है, जो विश्व मतलब इस दुनिया में सबसे ज़्यादा यौगिक यही निर्माण करता है, लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा। यानी कि इसका कई करोड़ इतना है जिसका अनुमान लगाना संभव नहीं है। जबकि अकार्बनिक की अगर बात करेगा आपको कि अकार्बनिक का अगर बात करेगा, तो याद रखिएगा इसका लगभग 50,000 तक ही क्या है कि आपका सीमित हो गया है इसके यौगिकों का। लेकिन जब कार्बनिक वाला है वह मतलब बहुत ज़्यादा होती है। बात कर लेते हैं कि कार्बन क्या है। कार्बन एक अपरूप है इसका, देख लीजिए। कार्बन क्या है, एक अधातु है। और अधातु में याद रखना है कि इसकी परमाणु संख्या 6 होती है, मतलब ऐसी भार इसका 12 होता है। उसी तरह से इसके आत्म कक्षा में कितने होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यह एक अधातु है और यह सबसे ज़्यादा यौगिक बनाता है, हमने आपको बता दिया। अगर कार्बन के अगर अपरूप की बात करेंगे, तो कार्बन के इसके 3 अपरूप का आपको देखने को खास तौर से मिलेगा। एक आपको क्या हो जाएगा कि हीरा मिल जाएगा, दूसरा आपको क्या हो जाएगा कि ग्रेफाइट मिल जाता है, और तीसरा जो है कि एक फ्लूरीन 60 मिल जाता है। ये फ्लूरीन 60 यानी कि ग्लोब के समान, यानी फुटबॉल के समान इसका आकृति रहता है। और ग्रेफाइट का अगर बात करेंगे, तो यह अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। और इसमें क्या होता है, हेक्सागोनल यानी कि षष्टकोणीय होता है। और इसमें sp2 पर संकरण देखने को मिलेगा ग्रेफाइट वाला में। जबकि हीरा में याद रखिएगा sp3 पर संकरण पाया जाता है। और संसार में सबसे कठोर तत्व के रूप में, धातु के रूप में, मतलब पदार्थ के रूप में हीरा को ही जाना जाता है। और इसका मतलब हीरा का अपर्तनांक 2.42 होता है। जबकि इसका क्रांति कोण की बात करेगा, तो याद रखेगा कि इसका 24 डिग्री मतलब 4 मिनट का यह कोण बनाता है, ये उसका क्रांतिक कोण होता है। जबकि हीरा का आकृति चतुष्फलकीय यानी कि टेट्राहेड्रल होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। काला हीरा को क्या कहा जाता है, तो बोट कहा जाता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि कार्बन एक ऐसा है यौगिक, कार्बन क्या है कि एक तरह से अधातु है। और ये इसके 3 अपरूप होते हैं कि हीरा, ग्रेफाइट और एक फ्लूरीन होता है। और उससे जुड़ा हुआ हमने आपको बता दिया उससे। चलिए अब नेक्स्ट, हालांकि कार्बन हर जगह दुनिया के जगह पर मौजूद है। जो हर एक वह वस्तु जो जलने लगती है, तो समझिए उसमें कहीं ना कहीं कार्बन ही स्थित है। और कार्बन की अगर बात करेंगे, तो आपको देख लीजिएगा, आप तेल लगाते हैं सिर में, वो भी उसमें भी कार्बन है। आपका बाल वगैरह में कार्बन है, पूरा शरीर में आपका कार्बन वगैरह ही है, लकड़ी वगैरह इस सब में कार्बन है, कपड़ा में क्या है, कार्बन ही है। यानी कि दुनिया का हर एक वस्तु जो जलने लगे उसमें कहीं ना कहीं आपको कार्बन मिला हुआ ही रहता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो अगला ये क्वेश्चन कह रहा है कि हैफिन संस्थान कहाँ पर स्थित है। हैफकिन संस्थान कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है कि यह कहाँ पे है, मुंबई पे है। मुंबई कहाँ पे, सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है। यानी कि भारत का सबसे बड़ा अगर द्वीप जिस पर आबादी बसा हुआ है, तो यही है, सालसेट द्वीप ही है, मुंबई है। और जिन्हें गेटवे ऑफ इंडिया मतलब मुंबई को ही कहा जाता है। जबकि इंडिया गेट कहाँ पे है, तो याद रखना है कि आपको दिल्ली में है। मुंबई के संस्थापक के रूप में अंगियार को जाना जाता है। उसी तरह से कोलकाता के मतलब जॉब चौरनक है, ठीक है। और मद्रास का यानी कि चेन्नई का फ्रांसिस डे उसके संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला कहता है कि उत्तर फ्रंटियर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पड़ता है, तो ये गुवाहाटी में पड़ता है। गुवाहाटी कहाँ है, तो असम की राजधानी है गुवाहाटी और यह ब्रह्मपुत्र नदी पे बसा हुआ था, याद रखना है। और ये अभी तक हालांकि 17 रेलवे जोन हुआ करता था, लेकिन अब कितना हो गया, 18 रेलवे जोन हो गया है। जो क्योंकि 18वां जो रेल जोन बना है, तो याद रखना है कि वह दक्षिण तटीय रेलवे यहाँ पे जो बन गया है, दक्षिण तटीय रेलवे, जिसे विशाखापट्टनम कहते हैं। तो याद रखना है दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम। और अभी टोटल कितना रेलवे जोन हो गया था आपको, 18 हो गए हैं। इस तरह से आपको याद रखना है ये वाला में। अगला क्वेश्चन की ऑरेंज नदी कहाँ पे बहती है, तो दक्षिण अफ्रीका में ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये दक्षिण अफ्रीका में ऑरेंज नदी बहती है। और अगर बात करते हैं तो इसमें से और दक्षिण अफ्रीका में ही आपको याद रखेगा कि विश्व की सबसे लंबी नदी बहती है। और विश्व की सबसे लंबी नदी में के रूप में कौन जाना जाता है, तो याद रखना है कि वो है नील नदी। नील नदी जो विक्टोरिया झील से इस तरह से निकलती है और मिस्र को होते हुए भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। तो याद रखना है कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, वह भी अफ्रीका में ही बहती है। जबकि चौड़ी नदी याद रखिएगा, तो सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी है, जो कि अमेजन नदी जो कि कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका वाला क्षेत्र में यहाँ पे बहती है। तो ये चीज़ आपको याद रखना, सबसे लंबी नदी और चौड़ी नदी है। सबसे छोटा नदी कौन सा है, तो डी नदी है, जो डी नदी जहाँ का जो कहाँ पे अमेरिका में बहती है। और अगर भारत की बात करें तो भारत में सबसे लंबी नदी आप जानिए रहे कि गंगा नदी है, लेकिन दक्षिण भारत का सबसे अगर लंबा नदी पूछ देगा आपको दक्षिण भारत का, इस तरह से दक्षिण भारत का अगर सबसे लंबा नदी के रूप में पूछ देगा तो याद रखना है कि आपको गोदावरी नदी कहेगा। लेकिन उत्तर भारत का पवित्र नदी के रूप में अगर पूछेगा तो पवित्र नदी में तो गंगा नदी है ही। लेकिन अगर दक्षिण भारत का पवित्र नदी के रूप में पूछेगा तो या फिर दक्षिण की गंगा पूछेगा, की लगा देगा तो कावेरी नदी हो जाएगा। क्योंकि की गंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पवित्रता के आधार पर, लेकिन लंबाई के आधार पर पूछेगा दक्षिण का गंगा, दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा, तो गोदावरी नदी आपको इसमें से याद रखना होगा। और जो नदियाँ मतलब डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, तो याद रखना है कि वह एस्चुअरी का निर्माण करती है। खासतौर से नर्मदा और ताप्ती नदियाँ क्या करती है कि एस्चुअरी का निर्माण करती है। एस्चुअरी मतलब क्या होता है, उसके मुहाने पर मतलब पहाड़ वगैरह रहता है, जिसके कारण सारी मतलब गाड वगैरह जो अवसाद वगैरह सभी के सभी ढकेल करके समुद्र में गिरा देते हैं, जिसके पश्चात में वह क्या हो जाता है, वही एस्चुअरी का निर्माण हो जाता है। और जो नदियाँ इस तरह से आती है मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियाँ, और इस तरह से मुहाने पर क्या होती है कि आपको डेल्टा का निर्माण कर देते हैं। और डेल्टा की आकृति कैसा होता है, तो यही त्रिभुजाकार होता है, काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र वगैरह ये सब भी देखने को मिलता है। और इससे क्या होता है कि डेल्टा उपजाऊ क्षेत्र वगैरह खेती के लिए काफ़ी अच्छा होता है। जो ये ज्वार नदमुख बनाती है, तो ये कहीं ना कहीं भूमि का विस्तार कर देती है। खासतौर से वहाँ पे क्या होता है, बंदरगाह वगैरह बनने के लिए अनुकूल हो जाता है। जैसे कि कल एक गोवा का मारमा गोवा बंदरगाह, वह एक ज्वार नदमुख से ही बना हुआ है यहाँ पर बंदरगाह। और कौन सी, तो गोवा की राजधानी जो मतलब गोवा जो है मांडवी, और मतलब वह पणजी जो मांडवी नदी पे स्थित है, तो मांडवी नदी के द्वारा ही ज्वार नदमुख हुआ, जिसके बाद मारमा गोवा का निर्माण यहाँ पर हो गया। तो कहीं न कहीं यह भी एक अच्छा ही मतलब लाभ होता है उसे, ज्वार नदमुख बनती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन ये कहता है कि हम लोग का जो है लाल रक्त कणिका का कोशिकाओं का निर्माण मतलब क्या होता है कि इस प्लीहा में क्या हो जाती है कि नष्ट होता है। इसीलिए प्लीहा को प्लीहा यानी कि स्प्लीन, इसको क्या कहा जाता है कि आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। जबकि खून का निर्माण कहाँ पे होता है, तो आपको अस्थि मज्जा में होता है, यानी कि जिन्हें बोन मैरो कहते हैं। और आरबीसी को याद रखना है कि इसको एरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है, जबकि डब्ल्यूबीसी को याद रखना है कि ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है, ये चीज़ याद रखना है। और आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है कि इसका ऑक्सीजन का क्या है कि शरीर में परिवहन करना इसका मुख्य कार्य है। और इसका मतलब जीवन काल कितना दिन होता है, तो याद रखना है कि इसका जीवन काल मतलब जो होता है 20 से 120 दिन तक होता है। डब्ल्यूबीसी का 2 से 4 दिन होता है, और जबकि प्लेटलेट्स का याद रखना है कि 3 से 5 दिन ही होता है। और अगर बात करते हैं कि खून वगैरह में, तो शरीर में अगर खून की कमी हो जाएगी तो याद रखिएगा आपको एनीमिया रोग हो जाती है। हालांकि उसमें जब मतलब शरीर में आपका खून की कमी हो जाएगी तो एनीमिया रोग हो जाती है। और खासतौर से महिलाओं में याद रखना है कि ½ लीटर यानी कि कितना, लगभग 500 मिलीलीटर, यानी मतलब इसमें ½ लीटर क्या होता है कि महिलाओं में खून कम पाए जाते हैं। इसलिए खासतौर से उन्हें आयरन की गोली वगैरह दी जाती है, क्योंकि जो मासिक जो धर्म होता है जिसके कारण उसके शरीर में खून की कमी वैसे भी हो जाती है। और वैसे में खून में अगर याद रखेगा तो लोहा धातु यानी कि उसमें लोहा धातु पाया जाता है। तो जैसे शरीर में खून की अगर मतलब शरीर में अगर आयरन की कमी हो जाएगी, याद रखने का, यानी कि आयरन की जैसे ही कमी हुआ, इसका मतलब क्या है कि खून में भी कमी हो जाएगा, क्योंकि आयरन ही क्या है आपका खून का निर्माण करता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे याद रखेंगे, जैसे ही खून की यानी कि आयरन की कमी हुआ तो लौहमयता रोग मतलब इसका कमी हो जाएगी तो एनीमिया रोग हो जाएगा, एनीमिया रोग हो जाता है। उसी तरह से अगर लोहा के अधिकता से आपका क्या हो जाती है, तो याद रखना है कि लौहमयता रोग हो जाता है, जिसको सिडोरोसिस कहते हैं। उसी तरह से
एल्कोहल, एल्कोहल के अधिकता से याद रखिएगा सिरोसिस हो जाता है। उसी तरह से कॉपर, कॉपर की अधिकता से क्या होती है कि विल्सन हो जाता है। और एथी के नाइट्रेट की अधिकता से बुल्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। और फ्लोराइड की अधिकता से आपको क्या होगा कि दंत क्षय वगैरह ये सब शुरू हो जाता है। ये कुछ उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन था आज हमने आपको बताया। चलिए, हालांकि लाल रक्त का लाल रंग आप जानबे करते हैं कि हीमोग्लोबिन के उपस्थिति के कारण ही होता है। और इसमें कौन सा धातु था हमने आपको बता दिया कि लोहा धातु है। लोहा और खून क्या है तो याद रखना एक तरह का प्रोटीन है। वो क्या है, एक तरह सा प्रोटीन है। इसमें कौन कौन सा प्रोटीन होता है याद रखना है कि हिपैरिन प्रोटीन होता है, हिपैरिन प्रोटीन होता है और फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है। तो फाइब्रिनोजन क्या करता है, रक्त को थक्का जमाने का कार्य करता है, यानी कहीं कट फट जाता है तो ये जल्दी रक्त को थक्का जमा देता है। उसी तरह से हिपैरिन क्या करता है, उसको जमने से बचाता है, यानी कि लिक्विड के रूप में रखता है। और लिक्विड के रूप में रहने से ही क्या होता है कि खून हार्ट के पास जाता है तो पंपिंग करता है। क्योंकि अगर यह खून क्या होगा कि अगर यह लिक्विड के रूप में नहीं रखेगा और यह मतलब फाइब्रिनोजन ही ज़्यादा रहेगा तो जमा देगा, जिसके कारण हार्ट के पास क्या होगा कि वो नहीं पहुँच पाएगा, जिसके कारण व्यक्ति की क्या हो जाएगी कि मृत्यु भी हो सकती है। तो ये इसलिए याद रखना है कि हाँ, इसलिए काफ़ी जरूरत है हिपैरिन और फाइब्रिनोजन। वैसे में विटामिन के की कमी से भी क्या हो जाएगा, क्या रक्त थक्का नहीं बनता है। तो विटामिन के याद रखना है कि एक विटामिन के हो गया और दूसरा आपका फाइब्रिनोजन, इसकी कमी हो जाएगी तो रक्त का थक्का वगैरह नहीं बनता है। रक्त का थक्का बनने में लगभग 3 से 5 मिनट का समय लगता है। और यह किसके साथ संयोग करता है तो ऑक्सीजन से संयोग करके क्या करता है कि रक्त का थक्का बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा है कि सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यही होता है सेबी। और सेबी की स्थापना याद रखना है तो इसको कब हुआ था तो 1988 में इसकी स्थापना होता है सेबी का, यानी कि। और यह कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केटिंग वगैरह का बाजार को क्या करता है कि कंट्रोल करने का कार्य सेबी ही करता है। अगला क्वेश्चन ये कर रहा है कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो कर्णम मल्लेश्वरी थी। यह भारोत्तोलन से संबंधित है, जिसे वेट लिफ्टिंग कहते हैं, ये उससे जुड़ा हुआ। उसी तरह सीक्रेट ऑफ दी नागाज उपन्यास के लेखक कौन है तो अमीश त्रिपाठी है। सीक्रेट ऑफ दी नागाज जो है कि अमीश त्रिपाठी को जाना जाता है। उसी तरह से गो बैक टू द वेदास, यानी कि वेदों की ओर लौटो। गो बैक टू द वेदास यानी कि वेदों की ओर लौटा दयानंद सरस्वती का ही शब्द है। उसी तरह से इनके याद रखने के आर्य समाज के भी संस्थापक के रूप में दयानंद सरस्वती को ही जाना जाता है। और यही दयानंद सरस्वती है, मतलब इनको याद रखना है। और दयानंद सरस्वती के यानी कि DAV मतलब ये दयानंद ओरिएंटल विश्वविद्यालय, यानी कि DAV जो कॉलेज वगैरह देखते होंगे तो इन्हीं के नाम से आज भी मतलब ये चलता है। मतलब क्योंकि यह पश्चिमी सभ्यता के साथ साथ भारतीय संस्कृति वगैरह का भी सम्मिलित मिश्रण था, यानी कि दयानंद ओरिएंटल इसको और इसको विश्वविद्यालय DAV यहाँ कॉलेज वगैरह भी आप देख लेते हैं। और याद रखना है दयानंद सरस्वती से जुड़ा हुआ कि सबसे पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग दयानंद सरस्वती ही किए हुए थे। लेकिन जब स्वराज शब्द का मतलब स्वराज शब्द पहली बार पारित हुआ था, कब हुआ था तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के समय में। लेकिन अगर पूर्ण स्वराज की बात करेगा, आपको क्या कर देगा कि पूर्ण स्वराज की अगर बात करेगा तो याद रखेगा 1929 के लाहौर अधिवेशन में। 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में हुआ था, ये याद रखना है। उसी तरह से स्वराज से और जुड़ा हुआ देख लीजिए, जैसे कि एक स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था तो 1923 इसमें हुए थे। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास उन्होंने मिलकर किए हुए थे। कहाँ पे किए हुए थे तो इलाहाबाद यूपी में किए हुए थे। तो ये चीज़ कुछ उससे बना हुआ क्वेश्चन है, तो यहाँ से देख लीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि हम लोग को वायुमंडलीय जो है कि दबाव किससे मापते हैं तो बैरोमीटर से मापते हैं हमारे दबाव को, और बैरोमीटर से नापते हैं। और याद रखिएगा बैरोमीटर में क्या हुआ रहता है तो आपको HG यानी कि पारा भरा हुआ रहता है। और बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक से नीचे की ओर गिर जाता है, तो याद रखना है कि अचानक जब नीचे गिरेगा तो आंधी तूफान आता है। और जब धीरे धीरे नीचे की ओर गिरता है, जब धीरे धीरे नीचे की ओर गिरता है तो याद रखना है कि आपको बारिश होने की संभावना होती है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे ऊपर की ओर उठता है तो मौसम साफ रहता है, तो मौसम साफ रहता है उसमें कौन सा रहता है तो पारा धातु बैरोमीटर में भरा हुआ रहता है। अब बात कर लेते हैं वायुमंडलीय यहाँ दाब के बारे में। तो याद रखना है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि दाब घटते रहता है। और दाब में याद रखेगा कि दाब मतलब दाब से क्या होता है, दबाव के कारण क्या होता है क्वथनांक पर प्रभाव पड़ता है जल का। क्योंकि दाब अधिक होने से क्या हो जाता है क्वथनांक बढ़ जाता है, दाब कम होने से दाब उसका घट जाता है। क्योंकि इसीलिए पहाड़ों पर खाना बनाते समय क्या होता है वायुमंडलीय दाब क्या हो जाती है कि घट जाते हैं, जिसके कारण खाना मतलब जल्दी नहीं बन पाता है। जबकि प्रेशर कुकर में देखिएगा कि उसके क्या होता है कि
ये खाना क्या होता है कि जल्दी बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि इसके अंदर का ढक्कन वगैरह बंद रहता है, जिसके कारण अंदर का दाब अधिक हो जाता है। दाब अधिक हो जाने से जल का बॉइलिंग पॉइंट मान लीजिए वह 100 डिग्री है, तो 100 डिग्री के बजाय इसमें क्या हो जाए कि 102 या 3 डिग्री सेल्सियस तापमान आ गया। तो आ जाने के पश्चात क्या होता है कि जल को मतलब एथी को चावल को आसानी से सिझा देता है, यानी कि वह पक जाता है। जबकि वायुमंडल पर क्या है वहाँ पे यानी कि 100 से कम ही पर, यानी कि 98 या फिर 99 पर ही क्या होगा कि यह उबलने लगेगा, जिसके पश्चात चावल क्या हो जाता है कि आधा कच्चा ही रह जाता है। तो ये चीज़ याद रखना है। उसी तरह से वायुमंडलीय दबाव अगर कम हो जाने से फाउंटेन पेन वगैरह में से स्याही बाहर निकल जाती है। और क्या होता है कि खास तौर से अब पहाड़ वगैरह पर चलते हैं तो नाक से मतलब क्या होता है खून का स्राव वगैरह होने लगता है, वही किसी कारण तो दबाव कम होने के कारण ही होता है। और इससे वायुमंडलीय दबाव यह महसूस कहाँ पे किया जाता है, याद रखना कितना होता है, तो 776 सेंटीमीटर या फिर 760 से मिलीमीटर के बराबर होता है। एक वायुमंडलीय दाब बराबर इतना होता है, ये चीज़ याद रखना है। और यह समुद्र तल से इसको क्या होता है कि मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लिब्राहम आयोग का मतलब किसका हुआ था? तो बाबरी मस्जिद के विध्वंस से संबंधित बना हुआ था। और यह बाबरी मस्जिद के अगर बारे में तब इसको मतलब माना जाता है कि बाबर ने ही बनवाया था। और किसके एथी को लेकर तो मीर बक्की जो इसके सेनापति था उसने इसको बनवाया हुआ था। और ये मतलब उससे जुड़ा हुआ था। तो ये किससे? लिब्राहम आयोग का, ये चीज़ आपको याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये कहता है कि बराबर की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो ये याद रखेगा, ये आपको बिहार में स्थित है। और बराबर की गुफा को याद रखना है कि मतलब ये इसका, हालांकि बराबर की गुफाएं और इसके अलावा सुदामा विश्व झोपड़ी ये सब भी कहाँ पे? ये सब बिहार में ही आपको स्थित है। जो कहीं ना कहीं आपको याद रखे देखिएगा वहाँ पे क्या है कि अशोक ने भी मतलब ये अशोक ही नहीं बल्कि इनके जो पिताजी थे बिंदुसार, उन्होंने वो सब आजीविका संप्रदायों के लिए क्या हुआ था कि बनाया हुआ था। परमाणु ऊर्जा आयोग क्या यहाँ पर स्थित है? तो याद रखना कि परमाणु ऊर्जा आयोग आपको मुंबई में स्थित है। और इससे हमने आपको बता दिया परमाणु ऊर्जा। और याद रखना होमी जहांगीर भाभा को जाना जाता है इसके पिता के रूप में। और यह परमाणु ऊर्जा आयोग कहीं ना कहीं ये क्या होता है कि ऊर्जा यानी कि परमाणु से ऊर्जा बनता है। ये नाभिकीय रिएक्टर के बारे में कह रहा है। और इसमें नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया चलती रहती है, यानी कहीं ना कहीं उसको श्रृंखला को यानी कि जो 3 इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं जिसमें से दो को अवशोषित करके एक को ही व्यथित किया जाता है। और इसी से क्या होता है कि यूरेनियम ईंधन के रूप में रहता है और बिजली वगैरह उत्पादन होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें से मीन कैंप के लेखक कौन है? तो याद रखना है कि वह एडोल्फ हिटलर है। मीन कैंप के पुस्तक यानी कि इसको मेरा संघर्ष कहा जाता है एडोल्फ हिटलर के। और नाजीवादी संस्थापक के रूप में यह जाना जाता है हिटलर ने। और इसने धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किया हुआ था। इसने दूसरा विश्व युद्ध में, हालांकि प्रथम जो विश्व युद्ध 1914 से, याद रखने को 1914 से जो 18 तक हुआ था, जो कि 19 में क्या हुआ था आपको वर्साई की संधि, जो वर्साई की संधि में क्या हुआ था दूसरा विश्व युद्ध का बीच छिपा हुआ था। तो उस दूसरा विश्व युद्ध जैसे 1939 में शुरू होता है और 45 में समाप्त होता है। तो यही 45 में उसी समय यह क्या होता है हिटलर मृत्यु हुआ। ये दूसरा विश्व युद्ध का ही सबसे बड़ा नेतृत्वकर्ता धुरी राष्ट्रों में यह एडोल्फ हिटलर ही था। और इसके पुस्तक को अगर मैं आपको याद रखेगा मेरा संघर्ष यानी कि मीन पैक, यानी कहीं ना कहीं एक तरह से यह क्या था एक सिपाही था। और सिपाही से होकर इसने कहाँ तक मतलब कहाँ तक चांसलर तक ले यानी कि एक प्रधानमंत्री के पद तक ले इसने सफर तय किया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान का भाग 3 क्या है, किससे संबंधित है? तो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। और यह मौलिक अधिकार और कितना से है? याद रखने के 12 से लेकर आपको 35 तक देखने को मिलेगा। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? तो याद रखना है कि अमेरिका से लिया गया है। और मौलिक अधिकार के लिए हम सुप्रीम कोर्ट अगर जाना होगा तो याद रखें 32 के तहत जा सकते हैं। और अगर हाई कोर्ट में जाना होगा तो 226 के तहत हम जा सकते हैं। कोई तरह का हनन होगा। पहले मौलिक अधिकार कितना हुआ करता था? तो 7 हुआ करता था, लेकिन अब कितना है आपको वर्तमान में? 6 है। क्योंकि 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत याद रहोगा संपत्ति को हटा दिया गया। कहाँ से? 31 के अनुच्छेद में से हटा दिया गया। साथ ही साथ 19 का याद रखिएगा 6 में से यानी कि ई में से यहाँ से भी इसको हटा ई नहीं सॉरी एफ में से भी यहाँ से हटा दिया गया। और हटाकर इसको याद रखना है कि भाग 12 में कितना में? तो भाग 12 में रख दिया गया। और अनुच्छेद की बात करेगा तो 300 के कम में इसको रख दिया गया संपत्ति को। इस तरह से अभी मौलिक अधिकार में अगर बात करिएगा तो सिर्फ और सिर्फ आपको 6 ही है। और जिसमें से समानता का अधिकार आपको 14 से 18 तक रहेगा। स्वतंत्रता का अधिकार याद रखेगा 1922 से मिलेगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि 23 से या 24 होगा। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से आपको 28 होगा। और इस तरह से और एक नए मतलब
कला संस्कृति और इसी से संबंधित शिक्षा वगैरह से संबंधित तो 29 से आपको क्या होगा कि आपको 30 हो गया। उसी तरह संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपको 32 हो गया। तो यहाँ से जोड़ लीजिए 14 से 18 1 और ये 2 हो गया, और ये 23 से 24 यानी 3 और ये 4 और ये 5 और ये यहाँ पे एक 6। तो इस तरह से आपको 6 गो आपको अभी मौलिक अधिकार देखने को मिला। और उससे स्वतंत्रता की बात करेगा तो अनुच्छेद 19 में आपको 6 तरह की इसमें स्वतंत्रता दिया गया। और मौलिक अधिकार में याद रखिएगा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान हालांकि इसको मतलब समाप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन याद रखिएगा कि इसको मतलब समाप्त कभी भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन 2021 को 2021 को सॉरी मौलिक अधिकार समाप्त हो जाता है, लेकिन कब? राष्ट्रीय आपातकाल के समय में। और ये क्या होता है 2021 को छोड़कर बाकी सभी के सभी समाप्त हो जाती है। और मौलिक अधिकारों का समाप्त करने का किसका अधिकार है? तो याद रखना है कि आपको राष्ट्रपति ही ये क्या कर सकते हैं कि यह समाप्त कर देते हैं, लेकिन यह फिर स्वतः ही अपना जीवित हो जाता है मौलिक अधिकार। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। और ये जैसे ही मतलब ये और मौलिक अधिकार के बारे में याद रखें कि यह मौलिक अधिकार क्या है, यानी कि एक व्यक्ति को प्राकृतिक द्वारा दिया गया एक ऐसा अधिकार जिसके से अगर कोई तरह उसमें से छीन लिया जाए तो उस व्यक्ति का विकास क्या होगा कि रुक जाएगा। तो ये उसी से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा मौलिक अधिकार क्या होगा, समाप्त करेगा राष्ट्रीय इमरजेंसी के समय तो राष्ट्रपति ही करेगा, और यह स्वतः ही लागू रहता है, एक व्यक्ति को जन्म होते ही से लेकर मृत्यु तक ले ही रहता है। और इसके लिए हम हाई कोर्ट वगैरह भी जा सकते हैं। हाई कोर्ट में आपको बता दिए समय 32 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट में आपको हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में 32 के तहत, और हाई कोर्ट में आपको 226 के तहत आपको जा सकते हैं। हालांकि मौलिक अधिकार का अगर निलंबन वगैरह की बात करेगा तो किस देश से लिया गया था? आपको फ्रांस देश से लिया गया है। और भाग 3 में है। चलिए अब इसी तरह से क्वेश्चंस का डिस्कशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।